अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुशामदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, पिछले साल पंजाब में बहुत ज़्यादा सैलाब आए और उसके बाद रूडा को ज़िम्मेदारी दे दी गई कि रूडा ने इस सैलाब से पंजाब और लाहौर को बचाना है। अब लाहौर किस तरह से इस सैलाब से बच सकता है, कितनी तैयारी है रूडा की, सैलाब कितना आ सकता है, ये तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए आज हम रूडा में मौजूद हैं। आइए रूडा के लोगों से बात करते हैं कि रूडा ने कितनी तैयारी कर ली। जी तो नाजरीन, हमारे साथ PR एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड आबिद लतीफ़ साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आबिद साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा आबिद साहब, हमने पिछले साल देखा यूँ कि सैलाब जिस तरह से आया तो सारी ज़िम्मेदारी जो है वो रूडा को दे दी गई और समझा यूँ गया कि अगले साल तक रूडा अपनी तमाम की तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर लेगा। फिर बारिशें शुरू हो गई हैं। कितनी तैयारियां हैं रूडा की? एक दो जगह पर बंद भी टूट गए हैं। क्या हालात हैं रूडा के हवाले से? जी देखें, रूडा के तो इलाके में कोई बंद नहीं टूटे हैं, लेकिन डेफिनेटली जब पानी आता है और क्योंकि ये ज़्यादातर जो आप देख रहे हैं इस वक्त पूरे प्रोविंस में भी ज़्यादातर अर्बन फ्लडिंग हो रही है, शहरों में पानी रुक रहा है और डिफरेंट नाले जो हैं वो जो है स्पिल कर रहे हैं। जो आपने कहा कि रूडा में पिछले साल जब आया था तो एक्चुअली देखें, रूडा बना 2021 और 22 में, और इसके साथ ही रूडा ने अपना जो सबसे पहला काम था वो जो रिवर ट्रेनिंग था वो शुरू कर दिया। अच्छा, जब पिछले साल सैलाब आया तो ये 6 किलोमीटर का, तकरीबन 6 से 8 किलोमीटर का जो रिवर ट्रेनिंग वर्क था वो कंप्लीट हो चुका था। और उस 6 से 8 किलोमीटर में इवन जब 40,000 क्यूसिक भी आता था तो वो जो गांव थे वो डूब जाते थे या उनमें पानी चला जाता था। लेकिन पिछले साल 2,40,000 क्यूसिक आया और उन गांव में पानी नहीं गया, वो जो 6 से 8 किलोमीटर बन गया। अच्छा, अब जिस जगह पे पानी गया वो जगह नीची थी और ज़ाहिर है पूरा दरिया 2 साल में या 3 साल में उसके ऊपर जो प्रोमेनेड, ये खाली बंद नहीं बन रही, ये प्रोमेनेड बन रहे थे जो 500 मीटर चौड़े थे। इनके अंदर एक पूरा सिस्टम था जिसमें एक पहली हाइट है, फिर उसका प्लेटो है, फिर हाइट है, उसके ऊपर रोड है। सो वो एक सिस्टम पूरा प्रोमेनेड का बन रहा था। लेकिन रूडा ने जितनी जो, और इसमें से कई आबादियाँ ऐसी थी, कई सोसाइटीज़ ऐसी थी जो कि रूडा के से उम्र में भी बहुत बड़ी हैं और बहुत पहले से हैं। इवन मैं नाम नहीं लेता, आपको सब पता है। फिर रूडा ने इन सब को वार्न भी किया था। हालांकि उससे पिछले साल से अगर आप पीछे 40 साल के रिकॉर्ड में चले जाएं तो फ्लड नहीं आया था, लेकिन उसके बावजूद रूडा ने सबको वार्न किया था कि जब तक कि रूडा का अपना प्रोमिनेंट बनते हुए आगे नहीं आता, आप अपने अपने प्रोटेक्शन बंद ज़रूर बना लें, क्योंकि ये जो आपके जो दरिया के करीब सोसाइटीज़ हैं उसमें पानी आ सकता है। और फिर जो सोसाइटीज़ बिल्कुल अडेयर नहीं कर रही थी, जो बिल्कुल ही इलीगल थी, जो रिवर बेड के अंदर थी, जिनका लेवल नीचे था, उनको रूडा ने ना सिर्फ उनके अप्रूवल का किसी भी प्रोसेस को एक्सेप्ट किया, बल्कि उनको बैन भी कर दिया, उनको नोटिस भी किया, और उनमें से बहुत सारों को इवन नैब के अंदर भी कि ये इलीगल सोसाइटीज़ हैं, रूडा ने वो परसू किया था। उसके सारी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। फिर रूडा ने उससे पहले चंद एक स्पेसिफिक चीज़ों की बात करना चाहता हूँ, जैसे कि थीम पार्क का मैं नाम ले लेता हूँ। थीम पार्क और उसके साथ जो कुछ सोसाइटीज़ लगती हैं वहाँ पर इतना पानी आया कि उनको, कुछ आबादियों को तो कच्ची आबादी डिक्लेयर कर दिया गया। जी, इस साल की क्या सूरत हाल है? क्या इस साल भी उनको अपना सामान उठा के भागना पड़ेगा? थीम पार्क को जो पहले आया वो मैं उस पर बात करता हूँ। थीम पार्क को रूडा ने नोटिस किया, और ये 1.5 साल पहले, 2 साल पहले की बात है। वो कंप्लाई नहीं कर रहा था, रूडा ने उसके अगेंस्ट केस रजिस्टर किए, रूडा ने अखबारों में ऐड दिया, लोगों को तंबीह की, जिसको जो आप मुश्तरी होशियार बाश के ऐड होते हैं वो लगाए, उसमें बताया। फिर नैब में रूडा गया कि ये इलीगल कर रहे हैं, और दिस ऑल रूडा ने ये सारा कुछ किया सैलाब आने से पहले, पिछले साल से पहले की बात है। एवरीथिंग इज़ इन रिकॉर्ड। अच्छा, फिर क्योंकि थीम पार्क एक बिल्कुल ही उस रिवर बेड के ऊपर बना हुआ है, उन्होंने जो है उसकी कोशिश की कि जी अप्लाई करें, वो रूडा से
जो प्रोविजनल वो जो होता है एनओसी के लिए या अप्रूवल के लिए, तो बजाय इसके कि रूडा उसको परस्यू करता है, रूडा तो इनफैक्ट उसकी जो इलीगल एग्जिस्टेंस है, रूडा ने तो उसको परस्यू किया। फिर उसके बाद वहाँ पे पानी आया, सबने देखा किस तरह से घर डूब गया और सारा कुछ। अब पिछले 8 महीने से जो थीम पार्क के साथ जो सारा इलाका जो दरिया को लगता है उस पर काम हो रहा है, और आई वुड विश कि इसके बाद आप वहाँ जाएं और देखें, दिन रात वहाँ पे काम हो रहा है। इवन जो उसका जंगल का इलाका है वो सारा काट दिया गया है, वहाँ पे बंद बन रहा है, अभी भी काम हो रहा है, और उम्मीद है कि इस दफ़ा वहाँ पे पानी नहीं आएगा। अच्छा, इस दफ़ा थीम पार्क बिल्कुल सही है? जी बिल्कुल उम्मीद है। एक नथ कला हमने विज़िट किया था जी, आपका एक गांव था, वहाँ पर रूडा ने बंद लगाने की पिछली बार कोशिश की थी, गांव तो बचा रहा लेकिन बंद मुकम्मल नहीं था। इस बार वो जो नथ कला वाली साइड है पूरा गांव, वो किस हद तक उसको अपग्रेड कर दिया गया, और क्या इस बार वहाँ पर सैलाब का कुछ खतरा हो सकता है? अच्छा, जो पिछले साल सैलाब आया था, मैंने जैसे कहा कि उसका एक लेसन ये था कि जो दरिया है इसके ऊपर हर जगह पे बंद, यानी जो प्रोमेनेट का काम है वो तेज़ करना पड़ेगा। चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने भी जो हमारे CEO हैं इमरान अमीन साहब, उनको ये हिदायत दी कि जी जो पहली प्रायोरिटी है, अब जब पिछले साल सैलाब आया था, नेक्स्ट ईयर से पहले जो रूडा अपने बाकी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उनको बेशक थोड़ा सा स्लो डाउन कर दे, लेकिन जो रिवर के ऊपर प्रोमिनेंट बनने का काम है ये साइमल्टेनियसली होना चाहिए और हर जगह होना चाहिए। सो इस वक्त अगर आप देखें तो 20 पैकेजेस हैं हमारे टोटल, और 20 के 20 पे साइमल्टेनियसली काम हो रहा है। सो चाहे वो नतकला हो, चाहे कोई और इलाका हो, चाहे वो शादरा फॉरेस्ट के सामने का इलाका है, चाहे वो LSM का इलाका है, M2 का इलाका है, उससे नीचे जो पार्क व्यू है उसका इलाका है, थीम पार्क है, साइमल्टेनियसली हर जगह काम हो रहा है और दिन रात काम हो रहा है। तो आप अगर चाहें तो ये इस पूरे इलाके में पूरे दरिया के साथ आप चक्कर लगा के आप बाय योर ओन सेल्फ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये काम हो। 40 किलोमीटर पर रूडा टोटल वाक़ई है। 40 किलोमीटर पे कितना काम हो चुका है कि आप कहें कि यार इस साल हमने 20 किलोमीटर का हदफ अबूर कर लिया है, और हम 40 किलोमीटर को कितने अरसे तक अबूर कर लेंगे? जी देखें, जो जिसको हम कहते हैं वार्ड, वल्नरेबल एरिया पर रनिंग डिस्टेंस, तो पहले रूडा ने एक तो साइमल्टेनियसली हर जगह काम शुरू कर दिया, फिर उस एरिया के अंदर वल्नरेबल एरियाज़ को चुना कि उनको आइडेंटिफाई किया कि वो कौन से वल्नरेबल एरिया हैं और उन पे ज़्यादा फोकस किया गया। देखें, एक साल में 40 किलोमीटर तो पूरे का पूरा इंटैक्ट वो जो आइडियलिस्टिक बंद है या आइडियलिस्टिक प्रोमिनेंट है वो नहीं बन सकता। इट इज़ ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये इसी तरह है तकरीबन ये जो प्रोमिनेंट को अगर आप 46 किलोमीटर पे अगर आप इसको मेजर करें इन इंजीनियरिंग टर्म्स, तो ये 3 डैम बनाने, बड़े डैम बनाने के बराबर है। 3 डैम एक साल में तो नहीं बन सकते। सो रूडा ने पहले वो आइडेंटिफाई किया, उसके बावजूद जिस पेस में काम हो रहा है, वो जो रूडा ने जो अपनी पेस रखी थी 100% पे, अब 180% पे काम हो रहा है उस पेस के साथ। यानी जो रूडा के सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो दिन रात लगे हुए हैं, बारिश में भी काम हो रहा है, वो एक मिनट के लिए भी काम नहीं रोका जा रहा, ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके, खुदा न खास्ता पानी आने से, सैलाब आने से, क्योंकि जो प्रेडिक्शन है सैलाब की, या आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्लाइमेट बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। सो ये सारे का सारा काम हो रहा है, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, और जितने वल्नरेबल एरियाज़ हैं वो तो सिक्योर किए जा चुके हैं, और उसके साथ जो लिंक करते हैं सारे एरिया, जी 46 किलोमीटर में 20 पैकेजेस बनते हैं, उन सब पे काम हो रहा है तमाम के तमाम। और ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा? इसको एक साल में यकीनन मुकम्मल नहीं हो सकता जी, 2 साल में, लेकिन 3 साल में, 5 साल में। अगर आप इसको देखें सैलाब के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इस साल इंशाल्लाह किसी जगह पे पानी नहीं आएगा, और जो अनदर ईयर और सो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल अच्छा यूँ है। अच्छा, और बात होती है तो एक साल में तो यकीनन मुमकिन नहीं है, तो कब तक ये 40 किलोमीटर का तमाम एरिया जो आप बता रहे हैं कि 20 बे बनते हैं, 20 साइट्स हैं, कब तक मुकम्मल हो जाएगा? लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले जो था वो फेज़ वाइज काम हो रहा था। अब चेंज ये आई है, जैसे मैंने कहा था चीफ मिनिस्टर साहिबा के कहने पे, जिस तरह से उन्होंने जो है उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस दी, अब साइमल्टेनियसली सब पे काम हो रहा है। और एक तो ये कि जो फ्लड है उससे तो प्रूव हो गया है सारा इलाका, लेकिन जो 40 के 40 किलोमीटर हैं
वो आप एग्जैक्ट तो क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि पूरे का पूरा कब कंप्लीट हो जाए, लेकिन वो अगर पहले से 5 साल में होना था तो अब मैं सिर्फ इक्वेट करने के लिए कह रहा हूँ, तो अब वो इंशाल्लाह 2 साल में हो जाएगा। अच्छा, नहीं अगले 2 सालों के अंदर जी। अंदाज़ा है कि बाकी तमाम का तमाम एरिया सेफ हो जाएगा? वल्नरेबल एरियाज़ ख़त्म हो गए, जो थ्रेटन्ड एरियाज़ थे उनके ऊपर जो है पैकेजेस के अंदर काम हो रहा है। उसके अलावा जो उनको लिंक करने वाले पैकेजेस हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। सो अगर आप परसेंटेज में कह लें तो बहुत थोड़ी सी परसेंटेज रह गई। अच्छा, अगर हम ह्यूज टाइम भी दे दें 2030 के बाद, क्या पूरा लाहौर महफूज हो जाएगा सैलाब से? 2030 से तो बहुत पहले इंशाल्लाह, बहुत पहले तक जी पूरा का पूरा लाहौर महफूज हो जाएगा। अच्छा, बहुत सी बातें आपसे करनी है, लेकिन यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद मज़ीद आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ आबिद लतीफ़ साहब मौजूद थे ब्रेक से पहले, और हम बात कर रहे थे कि रूडा ने कहाँ कहाँ तक सैलाब के हवाले से काम कर दिया है। अच्छा आबिद साहब, ये बताइएगा कि बहुत से लोगों के जहनों में एक सवाल जो पिछले 1 साल से गर्दिश कर रहा है, बहुत सी सोसाइटीज़ जिनके ऊपर आप लोगों ने काम किया, कुछ प्राइवेट सोसाइटीज़ थी, कुछ गवर्नमेंट के काम भी थे, इसका सारा फ़ंड क्या गवर्नमेंट ने दिया या प्राइवेट सोसाइटीज़ ने भी कुछ पैसे दरमियान में दिए? देखिए जी, प्राइवेट सोसाइटीज़ जो हैं वो पैसे नहीं देती, लेकिन मतलब आप उसको इन सिंपलेस्ट टर्म कहें तो तरीक़ाकार ये है कि रूडा क्योंकि ख़ुद अपने पैसे ख़ुद जनरेट करता है और उसी के थ्रू अभी तक सारा डेवलपमेंट काम हुआ है। उसके अंदर वो सोसाइटीज़ जब रेगुलराइज होने के लिए रूडा को अप्लाई करती हैं तो उसका एक पूरा प्रोसीजर है जिसको अडॉप्ट किया जाता है। अच्छा, उसके फिर एक डिफरेंट फ़ी स्ट्रक्चर है जो लिया जाता है, लेकिन वो खाली ये नहीं है कि रूडा वो फ़ी लेके तो उसके ऊपर कुछ नहीं करता। उसके एवज़ उनको डिफरेंट प्रोविजंस हैं जो दी जाती हैं, ट्रंक बनाने की, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की, रोड्स बनाने की। तो ये एक मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू ये आता है ताकि दोनों के लिए इट्स अ विन विन। एक तो ये कि जो आपने अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन हो रही थी, जिंजर ग्रोथ हो रही थी, वो रुक गई। फिर एक स्टैंडर्ड का रूडा के, क्योंकि वो जो सोसाइटीज़ हैं अब वो रूडा के जो बायलॉज हैं उसको फॉलो करेंगी, तो एक स्टैंडर्ड डेवलपमेंट हो रही है जिसके अंदर से फॉर एग्जांपल अगर ग्रीन एरिया है वो तो रूडा ने कहा है कि 26% ग्रीन एरिया रखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ रोड्स होंगी, इतना उनका साइज़ होगा और बहुत सारी चीज़ें। और इवन उसमें जो पब्लिक इंटरेस्ट में जो लोग वहाँ पे प्लॉट्स और चीज़ें लेते हैं उनके इंटरेस्ट का भी ख्याल रखा जाए। फिर दूसरा ये है कि जो गवर्नमेंट का, जैसे आपने कहा कि वो ज़ाहिर है एक क्योंकि एक प्रोजेक्ट ऐसा है कि बहुत ह्यूज है और इसमें जब ये जो आपने देखा था सीएम साहिबा ने भी अनाउंस किया था कि बिकॉज क्योंकि अब रूडा को पिछले साल सैलाब के बाद बहुत पेसअप कर दिया डेवलपमेंट, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है वो डेफिनेटली पूरी जो सपोर्ट है वो हासिल है। तो इन अ वे एक तरह से एक आप कह लीजिए कि एक फाइनेंशियल ऐसा मॉडल है जिसका मकसद ये है कि एक ये जल्दी से ये कंप्लीट हो और इसमें जो एक्सचेकर है उसके ऊपर भी बोझ ना हो और ये प्रोजेक्ट्स भी इस तरह से हों कि वो कंड्यूसिव हों लोगों के लिए भी और रूडा की अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। अच्छा, वो जो आप बात कर रहे थे कि सोसाइटीज़ से फ़ीस ली जाती है, क्या उन प्राइवेट सोसाइटीज़ से फ़ीस ली गई है इस हवाले से? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पूरी प्रोटेक्ट हो गई सोसाइटी। देखें कोई अबाउट 15 के करीब बल्कि 12-13 के करीब सोसाइटीज़ जो हैं उनको NOC दिया है, तो वो पूरे प्रोसीजर से गुजरी हैं। 30 से 35 के करीब ने ऑलरेडी इसमें अप्लाई किया हुआ है और बाकी भी जो है वो अप्लाई कर रही हैं। तो कोई 100+ सोसाइटीज़ हैं जो कि इस रिवर के साथ साथ हैं जो रूडा के एरिया में आती हैं, तो वो जैसे जैसे आती जाती हैं वो इस प्रोसीजर के अंदर शामिल होती हैं। अच्छा, एज यू सेड के जितना रिवर के ऊपर काम हो रहा है तकरीबन कोई 3 डैम के बराबर फ़ंड लगते हैं इसको, और गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट कर रही है। 3 डैम्स के फ़ंड को यहाँ पर लगाया जा सकता है, क्या एक और डैम भी इसके साथ नहीं बनाया जा सकता? नहीं, मैंने मेटाफोरिकली कहा था, मैंने वो जाइगेंटिक एफर्ट को डोनेट करने के लिए कहा था, एग्जैक्टली डैम के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा था। अच्छा, इसके ऊपर डैम के लिए देखें, डैम तो ऐसे रिवर पे जो प्लेन से फ्लो कर रहा है वहाँ पे डैम तो नहीं बन सकता। रूडा के प्रोजेक्ट में है कि उसने 3 बैराज बनाने हैं। डैम बनाने के लिए आपको हेड चाहिए, आपको रिवर स्लोप चाहिए,
और आपको उसकी फॉल चाहिए, वो तो यहाँ पे प्लेन्स में नहीं है, वो तो स्टोर हो सकता है यहाँ पे। पानी स्टोर होने के लिए रूडा 3 बैराज बना रहा है, जो पहला 16 किलोमीटर के बाद बनेगा, फिर उससे 9 किलोमीटर और फिर तीसरा उससे आगे बनेगा। ये बैराज बनेंगे तभी आपका जो एक्वाफर है वो उसका लेवल बढ़ेगा। देखें, रूडा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये कि एक तो रिवर को फ्लड प्रूफ करना है, और दूसरा ये है कि जो पेरेनियल पानी का मसला है लाहौर के शहर के लिए, उसका हल करना है, क्योंकि एक्वाफर जो है वो डिप्लीट कर रही है, पानी का लेवल ज़मीन का नीचे जा रहा है। तो ये उसी सूरत में हो सकता है अगर रावी में पानी वापस आ जाए, जो कि अब रावी में पानी नहीं है। 3 दरिया आपने इंडस वाटर ट्रीटी में इंडिया को दे दिए, ब्यास, सतलुज और रावी, वो दोनों आपको अफेक्ट नहीं करते, लेकिन अगर रावी में पानी ना हो तो ये आपको बहुत अफेक्ट करता है। तो इसका हल यही है कि इसके अंदर पानी लाया जाए। यही रूडा का जो मेन पेरेनियल प्रिंसिपल है रूडा का, या जो आप कह रहे हैं जो जो बेसिक एम है, वो रिवर को साफ़ करना, रिवर को फ्लड से प्रूफ करना, रिवर के अंदर पानी लेके आना और एक्वाफर को चार्ज करना। अगर ब्रॉडली आप देखें तो वो ये सिस्टम, और इसके साथ ऐसी आबादी बनाना जो कि सस्टेनेबल हो, जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, और जो कि बहुत सारे जो मॉडर्न अर्बन इल हैं उसको एड्रेस कर सकें। बिल्कुल, ये मैं अपने देखने वालों को आसान करके बता दूं कि आज से चंद साल पहले हमारे यहाँ पर रिसर्च हुई और जिससे पता लगा कि लाहौर की पानी की सतह बहुत नीचे जा चुकी है। शायद कुछ सालों बाद लाहौर में शायद पानी का मसला जैसे केप टाउन का मसला रहा, उस तरह का मसला हो सकता है। तो इस वजह से रूडा को बनाया गया, और ताकि लाहौर की जो सतह ज़मीन के नीचे जो पानी की सतह है उसको ऊपर लाया जा सके। तो उसके हवाले से 3 बैराज रूडा बना रहा है, जिसकी वजह से पानी की सतह को भी ऊपर लाया जाएगा, साथ ही साथ वो पानी नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा आबादियों को। चलें, अच्छा ये बताइएगा कि जब इतने सारे अब काम इतनी स्पीड से चल रहा है, आबादियों को प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है और रूडा अब आगे फैलता भी जा रहा है, 40 किलोमीटर के ऊपर जब ये बन गया है, तो किस हद तक रूडा अभी तक सेल हो चुका है? बहुत से लोग इसके बाद देखने के बाद कहेंगे कि हम एक सेफ़ सिटी की तरफ जा रहे हैं, तो किस हद तक सेल हो चुका है? कितने लोगों की अवेलेबिलिटी अभी भी मौजूद है रूडा में? मैंने आपको कहा था ना, रूडा के 2 प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल डिफ़ाइन कर दिया कि आपने इकोलॉजिकल डिज़ास्टर से लाहौर को बचाना है, जिसमें रिवर की ट्रेनिंग आती है, फ्लड प्रूफ करना आता है, वाटर लेवल को ठीक करना आता है, और इकोलॉजिकल जो डिज़ास्टर है उसको मिटिगेट करना है। ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल है। जो आप बात कर रहे हैं ये सेकंड प्रिंसिपल है, जो सेल का और कितना सेल हुआ है। ये जब आपकी रिवर ट्रेनिंग हो जाएगी, फ्लड प्लेन ख़त्म हो जाएगा, और उसके साथ ये जो रिवर के साथ का जो पूरा जो एर्स्टवाइल फ्लड प्लेन था वो अवेलेबल होगा, तो ये सारी डेवलपमेंट उस पर होगी। बट नेवरदलेस छोटी पॉकेट्स में ये डेवलपमेंट इन अ वे इनडायरेक्ट हो रही है और डायरेक्ट भी हो रही है। इनडायरेक्ट वो जो सोसाइटीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, जो अब रूडा के एम्बेट में आ रही हैं थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रेगुलराइजेशन। एक तो वो है डेवलपमेंट, और दूसरी डेवलपमेंट वो है जो रूडा अभी इन स्मॉल पॉकेट्स में खुद कर रहा है, लेकिन जो पहले प्रिंसिपल के बाद दोबारा से इन अ बिग वे शुरू होगी। अच्छा, अब पुराने लाहौर का जब हम देखते हैं, मैं 2 लाहौर बनाता हूँ, इसको पुराना लाहौर हमेशा कहता हूँ और रूडा को नया लाहौर कहता हूँ। जब पुराने लाहौर की तरफ देखते हैं तो लोग यहाँ पर इसलिए भी आते हैं, यहाँ पर बहुत सी ऐसी जगह है जो घूमने फिरने के लायक हैं, और जहाँ पर आके जब पूरे पंजाब से लोग आते हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं कि कुछ पुरानी जगह हैं वो देखने आते हैं, कुछ नई चीज़ें बनाई गई हैं। रूडा जब नया लाहौर बनने जा रहा है, उसमें ऐसी क्या अट्रैक्शन होगी कि जो पूरे पाकिस्तान से लोग उसको देखने के लिए आएंगे? कोई ऐसी चीज़ें बनाने जा रहा है रूडा? देखिए, एक तो उसमें वो कॉन्फ्लुएंस होगा पुराने और नए लाहौर का, मॉडर्निज़म का और ट्रेडिशनलिज़म का। मॉडर्निज़म इसलिए कि उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो लीड्स और जो ब्रिटिश सिस्टम है बिल्डिंग कंट्रोल का, ग्रीन बिल्डिंग कंट्रोल, उसके मुताबिक बिल्डिंग्स बनेंगी। वो एक ऑल्टरनेटिव एनर्जी बेस्ड सिटी होगी, वो एक ऐसी सिटी होगी विच इज़ वॉकेबल, वो जो और ऐसे डिस्टेंसेस पे चीज़ें बनाई जाएंगी कि जहाँ पे 5 इट इज़ गोइंग टू बी अ 5 मिनट सिटी। आप 5 मिनट पे फिर प्लस उसका एक रिवेरिया होगा, पूरे का पूरा जो फ्रंट है रिवर का वो उसकी एस्थेटिक को और ब्यूटी को ऐड करेगा। नेवरदलेस वो पूरी सोसाइटी के स्ट्रक्चर के लिए है, वो खाली कोई ये नहीं है कि सिर्फ बहुत कोई एलिटिस्ट सिटी होगा। इट इज़ अ कम्प्रिहेंसिव सिटी, जैसे कि बाकी सारे शहर भी होते हैं। इट विल हैव द लेटेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मोबिलिटी, चाहे वो ट्रेन पे डिपेंडेंट हो, चाहे वो
बसेस पे हो, चाहे वो कार्स के थ्रू हो, लेकिन वो सब ऑल्टरनेटिव एनर्जी। हम इवन हाइड्रोजन पावर जो है, हाइड्रोजन एनर्जी, उसके ऊपर भी काम। जितने लेटेस्ट कॉन्सेप्ट हैं उसको इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ रूडा के अंदर इटसेल्फ उसके एरिया में देखिए जहांगीर का टॉम भी है, कामरान की बारादरी भी आती है, महमूद बूटी भी आती है, विच इज़ महमूद बूटी जो महाभारत है, इंडिया का जो ओरिजिन है उनकी जो मैथोलॉजी का, उसका कहा जाता है कि उसका स्टार्ट इज़ महमूद बूटी। सो इस तरह की बहुत सारी जगह हैं। रिवर इटसेल्फ, ये जो राइजिंग सन, रावी संस्कृत में देखें आप, तो ये जो पोर्शन है जो इस वक्त साइफन से लेके मोलनवाल तक, ये सदियों से इट्स अ हिस्टोरिकल, रिवर इटसेल्फ इज़ अ हिस्टोरिकल प्लेस। तो ये इट विल बी अ कॉम्बिनेशन, अ कन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेडिशनलिज्म एंड मॉडर्निज्म। चलिए, बहुत शुक्रिया आबिद लतीफ़ साहब, बहुत कुछ सीखा, हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ हमने जाना रबी के हवाले से और साथ ही साथ रूडा के हवाले से कि अब शायद जो नई लाहौर है उसको ख़तरा नहीं, लेकिन बहुत सी बातें अभी मज़ीद करनी है। कुछ बातें आपसे भी करेंगे किसी और प्रोग्राम में इंशाल्लाह, और बाकी लोगों से भी बात करते हैं, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ डायरेक्टर क्लाइमेट चेंज अहद यूसुफ खान मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, मिस, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मिस, ये बताइएगा क्या इस साल लाहौर में सैलाब आ सकता है? हाँ जी, सैलाब का ख़तरा तो आप देखेंगे ऑब्वियसली पिछली दफ़ा था, लेकिन पिछली दफ़ा की निस्बत इस दफ़ा कुछ फ़ीसद तक कम है। जैसे कि जो हमारे मिनिस्टर हैं फॉर क्लाइमेट चेंज, उन्होंने भी एक अपनी एक रिसर्च और एक इंटरव्यू में भी बताया कि इस दफ़ा प्रोविंशली उस तरह ख़तरा नहीं है सूबों को, क्योंकि बारिशें उस तरह से नहीं है पिछले साल की तरह, और कुछ चीज़ें यूँ भी होती हैं कि भारत से पानी उस तरह से अगर नहीं छोड़ा गया, पिछले साल छोड़ दिया गया था, तो इस वजह से शायद जो है इस बार मसला कम नज़र आ रहा है। अच्छा, बताइएगा कि ये सैलाब आते क्यों हैं, क्या वजह है? आम शहरी को कैसे पता लगता है कि इस साल सैलाब आएंगे, इस साल सैलाब नहीं आएंगे? किस तरह से ये सैलाब आते हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ बारिश से सैलाब आ जाते हैं? हाँ, आप देखें कि बारिश से भी सैलाब आ सकते हैं। उसमें रीज़न सबसे बड़ी क्लाइमेट चेंज का वर्ड आपने सुना होगा। जो माहौलियाती तब्दीली है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा हर मुल्क ही इससे डिस्टर्ब हुआ है। जैसे अमेरिका में भी अभी रिसेंटली बारिश से सडन अर्बन फ्लडिंग हुई और काफ़ी स्वेयर फ्लडिंग हुई। हर जो यूरोप में गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, बिल्कुल ऐसे ही है क्लाइमेट की तो वजह से। वो क्लाइमेट चेंज एक जैसे GHG एमिशंस के सिलसिले में जो ओजोन लेयर डिस्टरप्ट होती है हमारी, वो उससे एक जो शुआएं जो गैर ज़रूरी हैं जो ज़मीन पे पड़ती हैं, उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है ज़्यादा। ग्लोबल वार्मिंग से हमारे यहाँ पे तो ग्लेशियर मेल्ट्स हैं ऑब्वियसली, फिर बारिशें भी ज़्यादा होती हैं और ये क्लाउड बर्स्ट जो हैं, ये सारे फैक्टर्स ऑब्वियसली ये हीट डिफरेंस की वजह से होता है। बिल्कुल इस तरह से, क्योंकि अब हमने देखा कि गर्मी खुसूसन तौर पर जब यूरोप में इतनी ज़्यादा हो गई तो वहाँ के लोगों को वो गर्मी चुभने लग गई। Exactly, तो जब मेरी बात हुई जो पाकिस्तान से मेरे दोस्त बाहर यूरोप गए हैं तो कहते हैं कि पाकिस्तान वाली गर्मी नहीं है। मैंने कहा यार 35-36 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर आप लोग को इतनी गर्मी क्यों लग रही है? पाकिस्तान में आप 45-45 में रहते रहे। कहते हैं कि पाकिस्तान जैसी नहीं है, यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी चुभती है। वो क्या रीज़न है? स्वेयर हीट एक्चुअली एक तो सबसे पहले उनका एनवायरनमेंट इस तरह का है कि उनको आदत ही नहीं है, टेम्परेचर 20 से ऊपर की आदत नहीं है, और सडन एक बॉडी एक 20 से एक यूज टू है और वो 35 पे जाती है, तो एक डिफरेंट तरह से फील होता है। हम ऑलरेडी उसी हीट में हैं तो इसलिए उनको इस चीज़ का एहसास भी ज़्यादा होता है। लेकिन मुझे लगता है कि 35 डिग्रीज इक्वल फॉर पाकिस्तान एंड देयर ऑल्सो, वही हमें फीलिंग अब, लेकिन सिर्फ वो क्योंकि ऑलरेडी दे आर यूज टू दैट, तो इसलिए फिर इसको वो डिफरेंट तरह से। अच्छा, क्लाइमेट चेंज के लिए जिस तरह से हमारे यहाँ काम हो रहे हैं, फंड्स बहुत ज़्यादा दिए गए, EPA का इदारा बना दिया गया, EPA बहुत एक्टिव रहा। हमने देखा कि बहुत सी
सोसाइटीज़ में जाके उन लोगों ने अपनी कार्रवाइयाँ की, बहुत सी जो फैक्ट्रीज़ वगैरह थी उन्होंने डिमोलिश कर दी, कईयों को फ़ाइन किए, कार्बन क्रेडिट्स के ऊपर बहुत काम हुआ यहाँ पर। इतना तमाम चीज़ें होने के बाद क्या यहाँ पर टेम्परेचर कम हो सकता है? जैसे चला जाता है अब 47-48 तक चला जाता है, क्या टेम्परेचर कम हो सकता है इस तमाम चीज़ों के बाद? सिर्फ हम करें पूरी दुनिया के अंदर? हाँ, इसमें देखिए ओवरऑल इस पर ऑब्वियसली रिसर्च भी हुआ और इसी सिलसिले में हमने जो तमाम कंट्रीज़ ने एक एग्रीमेंट साइन किया था UNFCCC का के वो अंडर सुपरविजन एक एग्रीमेंट था, वो पेरिस एग्रीमेंट, जिससे आगाज़ हुआ था ये सारी GHG एमिशंस और NDCs नेशनली डिटर्मिन कॉन्ट्रीब्यूशंस, जिसमें पाकिस्तान का भी पार्ट है कि उसने कितने फ़ीसद हमने इसको रिड्यूस करना है GHG एमिशन। उसके लिए ही उन टारगेट्स के अंडर ही हम सूबे भी उस पर अमल करते हुए काफ़ी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उन टारगेट्स को। पाकिस्तान में भी जिस हद तक हम अपने ऑब्वियसली ADP के थ्रू और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ख़ास तौर पे एनवायरनमेंट के लिए बहुत सीरियस है और आपको जगह जगह इस पे इम्प्लीमेंटेशन भी नज़र आती है। रूडा ख़ास तौर पे इसमें सबसे बड़ा इम्प्लीमेंट कर रहा है अपने कहीं जो मिटिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लाइमेट चेंज के दो पार्ट होते हैं, एक मिटिगेशन है, एक एडेप्टेशन। मिटिगेशन में आप अमल करते हैं कि होने ही नहीं देना, जो पहले के मसाइल हैं, हाँ, जो पहले के मसाइल हैं उनको रिजॉल्व करना है। तो उसमें GHG एमिशंस, हम जो मीथेन एमिशंस को रिड्यूस करने में सबसे बड़ा हमने अपने प्रोजेक्ट आगाज़ किया महमूद बूटी का। महमूद बूटी डंप साइट को हमने जो कैपिंग की है, जितनी टॉक्सिक गैसेस हैं उनको एटमॉस्फेयर में ना जाने दिया जाए, नॉक्सिस, सॉक्सिस और मीथेन ख़ास तौर पे, ये सारी गैसेस ने अल्टीमेट जाके वही ओजोन लेयर डिस्टर्ब करनी है। तो वो एक फिर अल्टीमेटली वही ग्लोबल वार्मिंग और वैसे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हैज़र्डियस थी। तो हमने अपने तौर पे वो एक बहुत बड़े मंसूबे का आगाज़ किया। दैट वाज महमूद बूटी पर काफ़ी ज़्यादा काम किया, एग्जैक्टली, हाँ, तमाम का तमाम रूडा प्रोमिनेंट भी हुआ। हाँ, और हम कार्बन क्रेडिट्स के लिए भी इस वक्त दुनिया में जा रहे हैं। हम कार्बन क्रेडिट्स के लिए भी लेके जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए लेके जा रहे हैं। बल्कि आपको शायद अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान का पहला मंसूबा है जो वेरा में लिस्टेड हो गया है G2G अंडर आर्टिकल 6.2। बिल्कुल क्यों नहीं। अच्छा, मिस, बहुत सी सवाल हैं, बहुत सी बातें अभी हमने करनी है। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मज़ीद बातें करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मिस अहद यूसुफ खान मौजूद हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे महमूद बूटी प्रोजेक्ट के ऊपर, और महमूद बूटी प्रोजेक्ट के हवाले से मिस बता रही थी कि ये वेरा के अंदर लिस्टेड हो गया। अच्छा, ये हमारे देखने वालों को बताइए कि वेरा क्या होता है, क्या फ़ायदा होता है इसको, वेरा के लिस्टेड होने का एक आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा इससे? कोई भी कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट है, ये मंसूबा है, कहीं पे भी शुरू करने से पहले सबसे पहले तो उसको आपको रजिस्टर कराना होता है वेरा में। उससे पहले उसका एक पहला प्रोसेस होता है LOI, लाइक गवर्नमेंट भी इसको NOC दे, लाइक लेटर ऑफ इंटेंट होता है। वो इस मंसूबे को G2G हमने अंडर आर्टिकल 6.2 के तहत पहला LOI इशू कराया। और जो दूसरा इसमें बड़ा रूडा का कारनामा है उसमें यह है कि ये उसी आर्टिकल 6.2 के तहत पहला मंसूबा है जो कि वेरा में लिस्टेड हुआ है। वेरा एक इदारा है, इंटरनेशनल इदारा है, जहाँ पे कोई भी कार्बन क्रेडिट मंसूबा रजिस्टर कराया जाता है। इट इज़ लाइक अ मार्केट, या इट इज़ ये एक इदारा, एक स्टैंडर्ड है जिसके तहत हम एक्नॉलेज कराते हैं कि इतने क्रेडिट्स हैं। ये वेरीफाई करके उस पर एक स्टैंप लगा देते हैं कि इतने क्रेडिट्स, अब आपने जो क्लेम किए हैं क्रेडिट्स, जी, ये अप्रूव कर देते हैं। अपने वेरीफायर वैलिडेटर भेज के अप्रूव करते हैं कि इतने क्रेडिट्स हमारे पास मौजूद हैं, हाँ ये क्रेडिट रजिस्टर हो गए हैं। फिर उनको ऑथराइज़ कराया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज से। तो वो ऑथराइज इटमोस जो हैं, इंटरनेशनल ट्रेडेबल मिटिगेशन आउटकम, उनको हम सेल कर सकते हैं मार्केट में। अच्छा, बहुत
अरसे से हम ये बात सुन रहे हैं कि हम इस तरह करके इससे पैसे कमा सकते हैं, कब कमाएंगे पैसे, कब तक हम इसको जाके सेल करेंगे हाँ, मार्केट में, ये पता लगे हमारे पास पैसे आ गए हुए हैं। हाँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि पैसे भी एक अहम चीज़ है इसमें। वाकई ये क्लाइमेट फाइनेंसिंग का एक बहुत बड़ा एक टारगेट अचीव होगा पाकिस्तान में पहली दफ़ा। लेकिन उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हम पहली दफ़ा किसी काम को करने जा रहे हैं और उसमें एक लिस्टिंग में भी जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की तरफ। तो ये भी एक हम एक एग्जाम्पल और रूडा एक बुनियाद सेट करने जा रहा है, लाइक अंडर द जो आर्टिकल जो 6 है उसके अंदर, क्योंकि BCM में तो काम हुआ है ऑलरेडी जैसे डेल्टा ब्लू कार्बन पे, लेकिन जो ये G2G है ये फर्स्ट टाइम हम कोई इसको फाइनेंस में भी देख सकते हैं। हाँ, ये इंशाल्लाह हम आफ्टर दिसंबर जो है इसमें आपको खुशखबरी देंगे जी। हाँ, चलिए आफ्टर दिसंबर इससे पैसे भी आ सकते हैं। कितने पैसे कमाए जा सकते हैं, क्या कोई मिलियंस ऑफ डॉलर्स निकाले जा सकते हैं इसका? हाँ जी, ये अच्छा एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें मिलियन ऑफ डॉलर्स हैं। मतलब अगर क्रेडिट रेट पे डिपेंड करता है, मार्केट पे डिपेंड करता है कि कौन सी मार्केट में अच्छा। तो इसके अलावा हमने पहले महमूद बूटी पर बहुत सी बात हो गई। महमूद बूटी एक बड़ा अहम प्रोजेक्ट रहा। इसके अलावा अब एनवायरनमेंट के हवाले से, क्लाइमेट के हवाले से रूडा कहाँ अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट करने जा रहा है? क्लाइमेट देखिए, मैंने अभी मिटिगेशन की बात की के है। हवाले से मिटिगेशन में हमारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे अभी नेक्स्ट हमारा बायोगैस का है। हम बायोगैस जितने भी हमारे गांव हैं, विलेजेस हैं, उसमें बायोगैस प्लांट्स लगाने जा रहे हैं, जिनको उनको भी हम रजिस्टर कराने जा रहे हैं इन LOI। हम फिर जो एक मेथोडोलॉजी है जिसमें नई मेथोडोलॉजी आई है वेरा में, जो कि अभी इंट्रोड्यूस नहीं, ज़्यादा लोगों को नहीं पता, उसमें सोलर को भी हम कराने जा रहे हैं रजिस्टर कार्बन क्रेडिट के लिए। फिर वेस्ट वाटर, कम्युनिटी बेस्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, और फिर रिजीलियंट बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट हम लेके आ रहे हैं, क्लाइमेट रिजीलियंट बिल्डिंग। और ओवरऑल रूडा की हम कार्बन मैपिंग कर रहे हैं। कार्बन मैपिंग फर्स्ट टाइम है, एक पूरे सिटी की कार्बन मैपिंग, और उसको एक पूरा स्ट्रेटजी कार्बन मैपिंग स्ट्रेटजी के तहत डिज़ाइन कर रहे हैं। एक नेट ज़ीरो सिटी बनाने का हमारा प्लान। बिल्कुल, प्रोग्राम क्योंकि आखिरी वक्त आ चुका है, तो अब ये बताइए कि आम शख्स किस तरह से अपने शहर को माहौलियात के हवाले से बेहतर करने के लिए हम किरदार अदा कर सकते हैं? आम शहरी जो है वो अपने तौर पे तो हम बहुत सारे एक चीज़ें जिसमें कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। जैसे हमारा प्लास्टिक वेस्ट है, अभी अर्बन फ्लडिंग का भी इशू है बहुत ज़्यादा, तो उसमें जो आम वो जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको अवॉइड किया जा सकता है। आम शहरी जो है वो सफाई, यानी अभी फ़िलहाल तो नदी नालों को वो हम पाइल अप करने से, यानी उसमें कूड़ा ना फंसे, आई थिंक वो अर्बन फ्लडिंग का सबसे बड़ा है। तो अपने तौर पे हम उसको अवॉइड कर सकते हैं कि वो अर्बन फ्लडिंग को हम और माहौल को साफ रख के। बिल्कुल, हम और भी बहुत सी ऐसी चीजें कर सकते हैं। हाँ। जैसे आजकल EPA काम कर रहा है कि जो शॉपिंग बाइक्स के हवाले से, इलेक्ट्रिक बाइक्स के हवाले से, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हवाले से हम भी अपना ज़रूर हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। बाकी बार अलमी साहब का बहुत शुक्रिया, और बाकी प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अलमी के बाद।